हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 ऑफ साइंस फॉर क्लास 8th NCERT, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सो Paheli and Bhuju went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw tools like khurpi, sickle, shovel, plow, etc. in the field. सो देखिए यहाँ पर भूजू एंड पहेली दो कैरेक्टर्स आपको इस बुक में मिलेंगे। सो ये दो कैरेक्टर्स बेसिकली क्वेश्चंस पुट करते हैं और कमेंट करते हैं, राइट। सो यहाँ पर ये भूजू एंड पहेली दोनों अपने अंकल के घर गए हैं। अंकल जो कि उनके एक फार्मर हैं, और वहां पर भूजू ने खुरपी देखी, सिक्कल देखा, जो फार्मिंग के जो टूल्स होते हैं, जो फार्मिंग में यूज होते हैं, वो इन्होंने देखे। सो यहाँ पर भूजू एक क्वेश्चन पुट कर रहा है, आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दीज टूल्स। वो जानना चाहता है कि ये कहाँ और कैसे इन टूल्स को यूज कर सकते हैं। You have learned that all living organisms require food. Plants can make their food themselves. You can recall how green plants synthesize their own food. Animals, including humans, cannot make their own food. So where do animals get their food from? But first of all, why do we have to eat food? So देखिए यहाँ पर जैसा कि आप स्टडी कर चुके हैं, प्लांट्स अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं, उनको ऑटोट्रोप्स बोलते हैं। और इस प्रोसेस को भी आई होप आपको पता है कि ये प्रोसेस भी फोटोसिंथेसिस, जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं। बट ह्यूमंस की बात करें, ये एक एनिमल्स किंगडम में आते हैं, तो ह्यूमंस अपना खाना खुद नहीं बनाते, जो कि प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं और दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं, राइट। You already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. We get our food from plants or animals. देखिए हम यहाँ प्लांट्स और एनिमल से जो हमें फूड मिलता है और इससे जो एनर्जी मिलती है उसको हम यूटिलाइज करते हैं वेरियस प्रोसेसेस में, जो वेरियस बॉडी के फंक्शन होते हैं, सच एज डाइजेशन, हम डाइजेस्ट करते हैं, रेस्पिरेशन, इनहेल, एक्सहेल एंड एक्सक्रीशन। सो ये सभी प्रोसेसेस के अंदर एनर्जी यूटिलाइज होती है। सो ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट से, एनिमल से, मींस जो फूड हम खाते हैं। सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अवर कंट्री। देखिए हमारी कंट्री में 135 करोड़ और वी कैन से 1 बिलियन के अराउंड पीपल हैं। इंडिया की अगर हम बात करें, अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो बहुत लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो एग्जिस्ट करती है। तो देखिए अब सभी को यहाँ पर खाना चाहिए, सभी कंट्रीज में खाना चाहिए, सभी कंट्रीज को फूड चाहिए, सभी कंट्री के लोगों को फूड चाहिए। तो देखिए इस फूड को बड़े लार्ज स्केल पे कैसे इसको प्रोड्यूस किया जाता है, कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कैसे इसकी मैनेजमेंट की जाती है, वो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। यहाँ पर पहेली बोल रही है, फूड हैज टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल। लार्ज स्केल में फूड को प्रोड्यूस करना पड़ता है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। तो जैसे कि लार्ज नंबर पॉपुलेशन है तो यहाँ पर प्रोडक्शन भी लार्ज नंबर में चाहिए खाने की, और प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, जो कि बहुत नेसेसरी है। यहाँ पर हम कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की बात करेंगे। टिल 10,000 BCE पीपल वर नोमैडिक. They were wandering in groups from one place to place in search of food and shelter. They ate raw fruits and vegetables and started hunting animals for food. Later, they could cultivate land and produce rice, wheat and other food crops. Thus was born agriculture. देखिए 10,000 BCE काफी लंबा समय पहले की बात है। पीपल नोमैडिक हुआ करते थे, नोमैडिक ग्रुप्स में चला करते थे, और अपना ना उनके पास अपना घर होता था, ना अपना कोई उनके पास खाना होता था। जहां भी जाते थे वहां पर वो हंटिंग करते थे, हंटिंग के थ्रू अपना खाना खाते थे और शेल्टर बना लेते थे, राइट। सो धीरे धीरे उन्होंने फ्रूट्स उगाना शुरू किए, वेजिटेबल्स उगाना शुरू की, क्रॉप्स उगाना शुरू की, और अपनी लैंड को कल्टीवेट करना स्टार्ट किया, राइट। उन्होंने राइस उगाए, तो वहां से एग्रीकल्चर बोर्न हुआ। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called crop. देखिए डेफिनेशन है क्रॉप की, जो कि आपको माइंड में रखनी है। देखिए क्रॉप क्या होती है? जब कोई हम एक
प्रोडक्ट या फिर कोई एक सेम काइंड का ही प्लांट एक बड़े लार्ज स्केल में कल्टीवेट करते हैं, बड़े लार्ज स्केल में उसको ग्रो करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? क्रॉप बोलते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, crop of wheat means that all are the plants grown in a field are that of wheat। देखिए जैसे गेहूं आपने देखी होगी फील्ड्स में, राइट? व्हीट होगी, राइस हो गया, तो ये सभी लार्ज स्केल पे उगाई जाती हैं। You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. These can be classified on the basis of the seasons in which they grow। देखिए यहाँ पर फ्रूट्स होते हैं, सबका अपना सीजन होता है, जैसे कि अभी जून चल रहा है तो मैंगो का सीजन है, राइट? अब विंटर्स में आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट आपकी वेजिटेबल्स आ जाती हैं मार्केट में जो कि समर्स में नहीं आती, राइट? जैसे कि रेडिश, कैरेट, ये सभी विंटर्स की सीजनल वेजिटेबल्स हैं। India is a vast country. The climatic conditions like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another। यहाँ पर देखिए इंडिया में जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी होती है, रेनफॉल होता है, वो रीजन टू रीजन वेरी करता है, राइट? Accordingly, there is a rich variety of crops grown in different parts of the country. Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified। देखिए यहाँ पर variety of crops उगाई जाती हैं इंडिया में, तो basis on that यहाँ पर दो broad categories में जो crops को define किया गया है वो ये categories है। One is the kharif crops and another is the rabi crops। तो यहाँ पर आपकी देखिए दो main crops हैं, one is the kharif crops and another is the rabi crops। The crops, देखिए खरीफ crops, the crops which are sown in the rainy season are called खरीफ crops। देखिए ऐसी crops जो कि बोई जाती हैं, जिनका बीज डाला जाता है रेनी सीजन में, जब बारिश आने वाली होती है। तो देखिए रेनी सीजन इंडिया में कब होता है? रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। जून से लेके सितंबर के बीच में बहुत ही बारिशें होती हैं। तो ऐसे सीजन में जो क्रॉप्स डाली जाती हैं जिनको पानी की ज्यादा जरूरत होती है, जैसे कि पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन और खारिफ क्रॉप्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इन खारिफ क्रॉप्स के, तो ये आपने माइंड में रखने हैं खारिफ क्रॉप्स क्या होती हैं और ये कौन से सीजन में उगाई जाती हैं, दैट इज जून टू सितंबर, और इनके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, राइट? नेक्स्ट इज आवर राबी क्रॉप्स। सो राबी क्रॉप्स की अगर हम बात करें, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च, जो कि अक्टूबर से मार्च के बीच में यानी कि विंटर सीजन्स में इनको ग्रो किया जाता है, उनको क्या बोलते हैं? राबी क्रॉप्स। एग्जांपल्स हैं राबी क्रॉप्स के, दैट इज व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। तो ये कुछ एग्जांपल हैं राबी क्रॉप्स के जो आपको लर्न करने हैं, और ये कौन से सीजन में आती हैं वो आपको लर्न करनी है। देखिए क्वेश्चन इस पे क्या बनता है कि डिफरेंस बिटवीन खारिफ क्रॉप्स एंड राबी क्रॉप्स। तो अगर आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है जो कि आपकी बैक एक्सरसाइज में भी आई होप गिवन होगा, तो आपने इनको पॉइंट्स में लिखना है कि ये क्रॉप्स कौन से सीजन में होती हैं, कब से कब तक होती हैं, उनके एग्जांपल्स क्या हैं, दैट इज खारिफ क्रॉप्स एंड राबी क्रॉप्स। बिसाइड्स दीज, pulses and vegetables are grown during summer at many places। तो यहाँ पर इनके अलावा पल्सीज और वेजिटेबल्स होती हैं जो कि कई जगह पे समर सीजन में ग्रो की जाती हैं, राइट? सो नेक्स्ट इज आवर टॉपिक इज बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो अभी हमने आइडेंटिफाई किया कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं, अब हम देखेंगे बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए हमें बेसिक जो प्रेपरेशन होती है किसी क्रॉप को ग्रो करने के लिए वो क्या क्या होती है। वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन दी विंटर सीजन। तो देखिए यहाँ पर बुजू एक क्वेश्चन पूछ रहा है, वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन दी विंटर सीजन, कि पैडी विंटर सीजन में ग्रो क्यों नहीं की जाती। सो देखिए यहाँ पहेली देखो क्या आंसर कर रही है इसको, पैडी रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ वाटर। देखिए पैडी के लिए काफी पानी चाहिए होता है, देयरफॉर इट इज ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। तो यानी कि बरसातों में पानी की बिल्कुल पूरी अच्छी मात्रा होती है, तो पानी की कमी नहीं होती, तो इस वजह से पैडी को रेनी सीजन में ही उगाया जाता है। नेक्स्ट इज कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। देखिए काफी लंबा समय लगता है जब क्रॉप्स को कल्टीवेट किया जाता है फार्मर्स के द्वारा। You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house, right? ये कुछ एक्टिविटीज बिल्कुल सिमिलर हैं, जैसे कि आप अपने घरों में ornamental plants लगा लेते हैं, गार्डनर लगाता है। These activities or tasks are referred to as agricultural
प्रैक्टिसेस। तो इन्हीं टास्क को हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोलते हैं। देखिए एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में ये कुछ टास्क दिए हुए हैं कि हमने एक क्रॉप को ग्रो करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या क्या स्टेप्स होंगे वो कुछ लिस्ट यहाँ पर किए हुए हैं। फर्स्ट स्टेप दैट इज प्रेपरेशन ऑफ सोयल। देखिए कभी भी हम किसी क्रॉप को ग्रो करते हैं, सबसे पहले जिस सोयल के ऊपर हमने वो क्रॉप ग्रो करनी है तो हम उस सोयल को प्रिपेयर करते हैं। सो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, सोयल को प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट इज सोइंग। सोइंग का मतलब होता है बीज बोना। उसके बाद हमने अपनी सोयल को प्रिपेयर कर लिया, मीन जो भी उसमें वीड्स थे वो निकाल लिए, फिर हम क्या करेंगे, उसमें बीज को डालना स्टार्ट करेंगे। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो देखिए यहाँ पर हमारा मैन्योर मीन्स जो कि सोयल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, मैन्योर मीन्स खाद। फोर्थ जो हम यहाँ पर करेंगे इरिगेशन। देखिए इरिगेशन पानी सिंचाई की जाती है कभी भी हम बीज को बोते हैं तो। फिफ्थ है हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। तो यहाँ पर हमें वीड्स यानी कि जो अनवांटेड ग्रास होती है उससे हमें अपनी सोयल को प्रोटेक्ट करना होता है। एंड सिक्स्थ इज हार्वेस्टिंग। एक बार जब सोयल पक जाती है तो फिर उसकी जब हम कटाई शुरू करते हैं, सोयल बन गई पक गई, उसके बाद उसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट होगी। नेक्स्ट जो हमारा सबसे मेन यहाँ पर स्टेप है स्टोरेज। तो आइए यहाँ पर जो सबसे जो हमारा स्टेप है दैट इज प्रेपरेशन ऑफ सोयल। The preparation of soil is the first step before growing a crop. किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए जो प्रेपरेशन होती है सोयल की वो पहला स्टेप होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सोयल एंड लूजन इट। देखिए हम क्या करते हैं, सोयल को सबसे इंपॉर्टेंट टास्क जो होता है एग्रीकल्चर में कि सोयल को लूज किया जाता है। तो ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का पहला स्टेप होता है जिसमें हम सोयल को लूज करते हैं, राइट, ताकि जो भी हम उसमें बीज लगाएं तो उसमें से एयर पास हो सके, उसमें पानी पास हो सके, सो दैट हमारा बीज जो है वो बड़ा हो सके। दिस अलाउज द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सोयल। इससे क्या होता है, जो भी उसकी रूट्स निकलती हैं बीज के बाद वो सोयल के अंदर पेनिट्रेट भी कर जाती हैं, बिकॉज अगर सोयल लूज होगी और टाइट होगी तो बीज को जगह नहीं मिलेगी, राइट। अगर लूज होगी तो उसको अच्छे से पेनिट्रेट करने की सोयल में जगह मिल जाएगी। द लूज सोयल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजिली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सोयल। तो देखिए यहाँ पर एयर भी अच्छे से पास कर सकती है। व्हाई डज द लूजनिंग ऑफ सोयल अलाउ द रूट टू ब्रीथ इजिली। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि ऐसा लूजन करने से वो रूट्स को आसानी से वो ब्रीथ कैसे कर सकते हैं। द लूजन्ड सोयल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सोयल। देखिए अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स हमारे फ्रेंड्स होते हैं, यानी कि जो फार्मर्स होते हैं उनके फ्रेंड्स बोला जाता है अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स को। ये हेल्प करते हैं लूज करने में सोयल को। These organisms are friends of farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it। तो ये उसमें ह्यूमस ऐड कर देते हैं। देखिए ह्यूमस एक नेचुरल खाद होती है जो कि हमारी सोयल के लिए बहुत अच्छी रहती है, जो कि उसको न्यूट्रिशन मिल जाते हैं सोयल को। अगर हमारी सोयल अच्छी होगी तो हमारी जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी अच्छा बनेगा, जो प्लांट ग्रो करेगा वो भी अच्छे से करेगा। बट वाई द सोयल नीड्स टू बी टर्न्ड एंड लूजन। तो देखिए यहाँ पर जो सोयल को लूजन क्यों किया जाता है, यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सोयल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organisms. In this way, various nutrition in the dead organisms are released back into the soil। देखिए यहाँ पर जो dead plants और animals होते हैं और वो काफी समय के बाद डिकम्पोज हो जाते हैं, जो सोयल के अंदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको वो डिकम्पोज कर देते हैं और वो फिर जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है उनसे वापस वो सोयल को मिल जाती है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय दी प्लांट्स। तो यही न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सिंस ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सोयल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सोयल ब्रिंग्स द nutrient rich soil to the top so that plants can use their nutrients. Thus turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops। तो जो हमारा पहला स्टेप है प्रेपरेशन ऑफ सोयल में, तो लूजनिंग करना सोयल की और उनको वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप के लिए। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड, देखिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टिलिंग एंड प्लोइंग। तो इसको हम टिलिंग बोलते हैं और प्लोइंग बोलते हैं, यानी कि द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सोयल इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लोइंग। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। दिस इज डन बाय यूजिंग ए प्लो। तो यहाँ पर हम हल की मदद से, इनको प्लो की मदद से यहाँ पर हम टिलिंग करते हैं, प्लोइंग करते हैं। प्लोज आर मेड ऑफ वुड और आयरन। तो आपने देखा होगा जैसे एक लकड़ी का डंडा होता है और आगे आयरन की
एक एरो की शेप में रोड टाइप होती है, तो उससे हल को लूजन किया जाता है सोयल को। बाकी आपने ट्रैक्टर में भी के पीछे भी हम करके डाल के और सोयल को लूज करते हैं। इफ द सोयल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। देखिए अगर बिल्कुल ही सूखी जगह है, सोयल बिल्कुल सूख चुकी है ज़्यादा ओवर हीटिंग की वजह से, तो उसको पहले पानी दिया जाता है प्लोइंग से पहले। द प्लोड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सोयल कॉल्ड क्रम्स। इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दोज क्रम्स। देखिए बड़े बड़े पत्थर होते हैं, क्रम्स होते हैं, जिनको ब्रेक किया जाता है सोयल के अंदर। इनको जरूरी होता है ब्रेक करना, और लेवल करना फील्ड को बहुत जरूरी होता है। लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। लेवलिंग ऑफ सोयल इज डन विद द हेल्प ऑफ ए लेवलर। तो यहाँ पर एक लेवलर की हेल्प से हम सोयल को लेवलिंग करते हैं। समटाइम्स मैन्योर इज एडिड टू द सोयल बिफोर टीलिंग। कभी कभी हम मैन्योर भी ऐड कर देते हैं टीलिंग से पहले। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सोयल। तो अगर हमने मैन्योर ऊपर डाल दिया उसके बाद हम टीलिंग कर रहे हैं, तो इससे मिक्सअप हो जाती है सोयल मैन्योर के साथ। द सोयल इज मॉइस्टेंड बिफोर सोइंग। तो यानी कि सोइंग से पहले थोड़ा सा सोयल को पानी के साथ मॉइस्ट किया जाता है, राइट। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप, दैट इज प्रेपरेशन ऑफ सोयल, राइट। हम सोयल को सोइंग से पहले कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। टिलिंग करके, प्लॉइंग करके और लेवलिंग करके, राइट। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। तो देखिए बिफोर सोइंग द सीड्स it is necessary to break soil clumps to get better yield. This is done with the help of various tools. The main tool for this purpose are the plow, hoe and cultivator. देखिए इनके लिए टूल्स यूज होते हैं, जैसे प्लो, हो एंड कल्टीवेटर। देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम में एक प्लो का डायग्राम दिया हुआ है। देखिए आगे ये देखिए वुडन, इसका जो शाफ्ट है, प्लो शाफ्ट, ये वुडन का होता है, और आगे जो इसकी यहाँ पर एंड पॉइंट की बात करें तो ये आयरन का होता है, सो दैट मिट्टी को अच्छे से ये लूजन कर दे, राइट। सो इस टाइप का ये डायग्राम है आपके सामने प्लोइंग करते हुए। देखिए फार्मर है, ये कैसे प्लो कर रहे हैं। ये हमारे थोड़े ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, बट आजकल जो मेथड्स यूज होते हैं प्लोइंग के लिए वो हम मशीन से करते हैं, राइट। बट अर्लियर हमारे पास मशीन्स नहीं हुआ करती थी, साइंस में इतनी एडवांसमेंट नहीं थी। बट धीरे धीरे जैसे ही एडवांसमेंट हो रही है तो इन चीज़ों का थोड़ा जो यूज़ है, जो पुरानी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो थोड़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हुआ करती थी, बट अब मशीन्स का यूज़ करके किया जाता है। सो प्लो, दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टिलिंग ऑफ द सोइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सोइल। देखिए यहाँ पर हम वीड्स को रिमूव करते हैं। वीड्स होती है अनवांटेड ग्रास, यानी कि जो भी अनवांटेड ग्रास है अगर हम इसको रिमूव नहीं करेंगे तो इससे हमारी अर्थ की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो खत्म हो जाएगी। एंड टर्निंग द सोइल, दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय ए पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स, हॉर्सेज और कैमल्स। यहाँ पर हम हॉर्सेज का, बुल्स का, कैमल्स का यूज करके और इस प्लो को उनके पीछे बांध के इस प्लोइंग कर सकते हैं। इट कंटेन्स ए स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लोशेयर। देखिए जैसे अभी हमने ये डायग्राम देखा तो इसी डायग्राम के ऊपर ही बोल रहे हैं। So this is made of wood and is drawn by a pair of bulls or other animals, horses and camels. It contains a strong triangular iron strip called plowshare. The main part of the plow is a long log of wood which is called plow shaft. There is a handle at one end of the shaft. The other end is attached to a beam which is placed the bull's neck. देखिए यहाँ पर beam के साथ ये चीज यहाँ पर ये बुल के दोनों तरफ ये बीच में बांधी जाती है, राइट। और जो दूसरा एंड है वो मिट्टी में लगा हुआ है। देखिए मिट्टी में लगा हुआ है ये वाला एंड, और ये वाला एंड है जो बुल के ऊपर है, राइट। सो द अदर एंड अटैच्ड टू द बीम व्हिच इज प्लेस्ड ऑन द बुल नेक्स, उनकी नेक के ऊपर लगा हुआ है। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड ए मैन कैन इजीली ऑपरेट दिस द प्लो। तो यहाँ पर एक पेयर ऑफ बुल के साथ एक मैन इसको इजीली ऑपरेट कर सकता। द इंडिजीनियस वुडन प्लो इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लोज nowadays। देखिए पहले जो लकड़ी के प्लो यूज किया करते थे, बट आजकल यहाँ पर हम आयरन के प्लो यूज करते हैं, राइट। इट इज ए सिंपल टूल हो। सेकंड हम बात करेंगे हो की। इट इज ए सिंपल टूल विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सोइल। इट हैज ए लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन। ए स्ट्रॉन्ग, ब्रॉड एंड bent plate of iron is fixed to one of its ends and work like a blade. It is pulled by animals. देखिए ये भी एनिमल्स के से ही पुल की जाती है, ये हो है।
यहाँ पर ये आयरन की है, ये बेसिकली वीड्स को निकालने के लिए काम आती है और इससे मिट्टी भी लूजन होती है, हमारी सॉइल भी लूजन होती है, राइट। सो नेक्स्ट इज कल्टीवेटर। ए कल्टीवेटर ड्रिवन बाय ए ट्रैक्टर। देखिए ट्रैक्टर के पीछे यहाँ पर लूजन करने के लिए सॉइल को एक कल्टीवेटर का यूज किया गया। नाउ इट इज प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। देखिए वो ट्रेडिशनल मेथड से उसमें बड़ी लेबर लगती है और टाइम भी लगता है, बट अगर हम ट्रैक्टर का यूज करके करेंगे, थोड़ी एडवांसमेंट आई है, मशीन्स का यूज करेंगे, तो इससे हमारा टाइम भी सेव होगा और लेबर भी सेव होगी। देखिए टाइम सेव करना बिल्कुल जरूरी होता है। अगर हम प्रॉपर टाइम पे अपनी उस सीड को नहीं सो करेंगे, तो सपोज करो बारिश आ गई और हमने सो नहीं किया, तो उससे हमारी जो प्रिपेयर की हुई मिट्टी है वो खराब हो सकती है। तो टाइम यहाँ पर बहुत जरूरी होता है एग्रीकल्चर। ये तो यहाँ पर हमने बात करी टूल्स की, कौन कौन से हमारे कुछ ट्रेडिशनल टूल्स हैं, कल्टीवेटर है, प्लो है, राइट, हो है, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स जिनको हम बोलते हैं, और हमने प्रेपरेशन ऑफ सॉइल की यहाँ पर बात की। सो आई थिंक आज के लिए हम इतना ही करेंगे। बाकी के जो हमारा नेक्स्ट जो हमारे स्टेप्स हैं, बाकी के जो इसमें रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दैट्स इट, थैंक यू।